यूथ फोरम के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, हर तालिब इल्म का अपना अपना एक मुख्तलिफ ख्वाब होता है और आज से तकरीबन 10 साल पहले यहां पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ट्रेंड चल रहा था। लेकिन अब तालिब इल्म मुख्तलिफ शोबों में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज इम्तिहान को क्रैक करना हज़ारों तलबा का ख्वाब होता है। लेकिन बहुत कम लोगों का यह ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हो जाता है। सिविल सर्विसेज इम्तिहान को किस तरह से क्रैक किया जा सकता है और इसके लिए क्या हिकमत अमली दरकार है, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आज हमने यूथ फोरम के शुमारे में मदऊ किया है JKAS क्वालिफायर्स को। आइए सबसे पहले आपको उनका तारुफ कराते हैं। आप हैं डॉक्टर ताहिर शफी साहब। आपने हाल ही में JKAS का इम्तिहान क्रैक किया। सबसे पहले ताहिर साहब, यूथ फोरम की पूरी टीम की तरफ से हम आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं। थैंक यू। आप हैं डॉक्टर रासिक हमीद पीरजादा। आपने JKAS का इम्तिहान 2021 में क्रैक किया है। और आप हैं नादिया शमीम। आपने भी JKAS का इम्तिहान 2021 में क्रैक किया है। सबसे पहले ताहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक के सफ़र के बारे में हमें आप मुख्तसरन जानकारी फराहम कीजिए और इस मकाम तक पहुँचने के लिए आपको किन किन नशेबो फराज से गुजरना पड़ा। देखिए, जो सबसे पहले है जो मेरी तैयारी थी वो कॉलेज के टाइम से मैंने स्टार्ट की थी जी। तो ग्रेजुएशन मैंने 2019 से किया। 19 के बाद मैं कमिटेड रहा कॉन्टीन्यूसली सिविल सर्विस के लिए जी। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स UPSC में अटेम्प्ट किया, JKAS में अटेम्प्ट किया और 2023 में अपॉइंट हुआ एज वेटनरी असिस्टेंट सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब तक के सफ़र में मैंने 3 बार अटेम्प्ट किया और 3 बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था। और तीनों मर्तबा आप इंटरव्यू तक पहुंचे? जी जी। तो तीनों अटेम्प्ट्स में मुझे ये लगा कि हमेशा आपको जो भी स्टूडेंट होगा एक कॉमन चैलेंज रहते हैं कि जब आप तैयारी करते हो, आप फुली कमिटेड होते हो, हर कोई चीज़ करते हो, सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत बुरा लगता है। लाइक यू कीप डाउटिंग योरसेल्फ, यार कुछ तो प्रॉब्लम है जी। तो दूसरी बात ये है कि आपको कॉन्टीन्यूसली फिर वही चीज़ें बार बार करनी, वो खुद में एक चैलेंज होता है जी। तीसरी बात यह है कि आपको हर दिन उठना है, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। पहले तो बहुत इजी होता है जब आप पहले साल में करते हो, फिर जब टाइम होता है तो आप खुद सैचुरेट भी हो जाते हो तो चीज़ें हो भी नहीं रही होती है। और इस एज में कहीं ना कहीं जहाँ हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वहाँ हम डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है इसमें। जी जी। ताहिर साहब, आपने 3 मरतबा JKAS का इम्तिहान दिया और तीनों मरतबा आप इंटरव्यू तक पहुँचे और आपके रेजिलियंस के जज्बे को देखकर मुझे साहिल लुधियानवी का ये शेर याद आ रहा है कि 1000 बरक गिरे लाख आंधियाँ उठे, 1000 बरक गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी रासिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम JKAS इम्तिहान की बात कर रहे हैं और मैं आपसे इस इम्तिहान के बारे में जानना चाहूँगा। इस इम्तिहान का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए और इसमें कितने मरहल होते हैं और कौन कौन सा मरहला होता है। देखिए, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये 3 टियर एग्जामिनेशन है जी। पहला स्टेज जो है वो प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। जो प्रीलिम्स है ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है, MCQ टाइप एग्जामिनेशन, और उसमें 2 पेपर्स होते हैं, GS पेपर एंड CSET पेपर। CSET पेपर इसमें क्वालिफाइंग पेपर होता है एंड GS पेपर जो है उसमें कट ऑफ बनता है जी। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8 पेपर्स होते हैं एंड ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का एग्जामिनेशन होता है जी। और लैंग्वेज पेपर एक होता है इंग्लिश एंड वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जी। ये जो पेपर्स है मेंस के, ईच पेपर कैरीज 250 मार्क्स जी। तो फिर जो मेंस का कट ऑफ है वो ओवरऑल बन जाएगा कि इन 8 पेपर्स में आपका क्या कट ऑफ रहा है, वो तो आप मेंस क्वालिफाई करते हो और आपको इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाती है जी। उसके बाद जिन जिन को कॉल लेटर आ जाती है वो इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू जो है वो 250 मार्क्स का होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर जो यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो है हमेशा बच्चों में रहता है कि वो ये है कि इंटरव्यू में ये ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्ट हो जाते हो, आप रिजेक्ट हो जाते हो। उस 250 में जो फाइनल कट ऑफ बन जाता है वो मेंस का स्कोर आपका क्या रहा है एंड इंटरव्यू का क्या स्कोर रहा है, जब वो कंबाइन करते उससे फाइनल कट ऑफ बनता है जी। जी जी, शुक्रिया।
जी नादिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के हवाले से ये बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने पहले ही अटेम्प्ट में JKS का इम्तिहान क्रैक किया। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स जो एस्पिरेंट्स है वो किस तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, किन किताबों का उन्हें मुताला करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? जब हम इस एग्ज़ाम की पहली स्टेज की बात करते हैं जो कि प्रीलिम्स है, उसमें जैसे कि अभी रासिक साहब ने बताया कि उसमें दो पेपर्स होते हैं, एक CSAT होता है और जनरल स्टडीज़ होती है। जो जनरल स्टडीज़ है उसमें काफ़ी सारे सिलेबस में पूरे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया, उसमें हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, उसमें पॉलिटी होती है, मतलब साइंस एंड टेक बहुत सारी सब्जेक्ट्स होते हैं। और CSAT में आपका रीजनिंग होता है, CSAT में मैथमेटिकल एनालिसिस होती है, क्वेश्चंस, और CSAT में आपका कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन होता है। CSAT हालांकि क्वालिफाइंग है, इसलिए पहले हम GS की बात करेंगे। जो जनरल स्टडीज़ है उसमें पहले आपको करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स पे होल्ड कैसे रख सकते हो? आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, उसकी मंथली मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, या आप जो कि सबसे बेहतर रहता है कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग हर रोज़ करते हैं। तो वो रीडिंग करके और उनको कंपाइल करके उनको आपका एनहांस हो जाएगा कोचिंग सेंटर के मटेरियल से। तो उसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमें मतलब जो भी इस प्रिपरेशन में आते हैं, जर्नी में आते हैं, उनको पता ही होती है कुछ बुक्स होती है जिनको हम उस सब्जेक्ट की काइंड ऑफ बाइबल मानते हैं। जैसे कि पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम है, और सबसे पहले वो पढ़ने से पहले फाउंडेशन NCERTs होती है। तो जब बच्चा एक एस्पिरेंट तैयारी करे प्रीलिम्स की, उसकी फाउंडेशन पहले NCERT से ज़रूरी बननी चाहिए। उसके बाद वो यही वाली बुक्स जैसे कि स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी है, उनको उठा के अपनी मेन बुक्स बना के उनको बार बार रिवाइज करें। जब वो रिवाइज करेंगे फिर उनको अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अपनी बुक फिर से खोलेंगे, फिर से पढ़ेंगे। तो मल्टीपल रिविजन्स ऑफ दोज बुक्स जो कि सबको पता होती है जो इस जर्नी में आते हैं, एंड लाइक एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनका प्रीलिम्स उससे हो जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। जी ताहिर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहते हैं कि इंसान अपने आप का बेहतरीन जज होता है। आपने 3 मरतबा ये इम्तिहान दिया, तीनों मरतबा आप इंटरव्यू तक पहुँचे, 2 मरतबा आप ड्रॉप हुए। तो आपको क्या लग रहा है, खामियां कहाँ रहती थी आप में, और आपने किस तरह से फिर तीसरे अटेम्प्ट में उन खामियों को जो है ठीक किया? देखिए, जो जर्नी अब बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। आपको, जब मैं पहले अटेम्प्ट में गया था तो मेरा 6 नंबर से रहा था, 6 मार्क्स। तो उस टाइम पे कॉन्टम्पलेट करना, क्योंकि सिचुएशन मुझे लगा कि यार शायद किस्मत की बात है ज़्यादा, तो अब अगला एग्ज़ाम जो था वो 1 महीने के गैप में था। तो 1 महीने की गैप में मैं फुली यूटिलाइज नहीं कर पाया टाइम को। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो बहुत डाउन हो गई, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में 60 मार्क्स का था। एक चीज़ मैंने जो फिर रियलाइज़ की दोनों अटेम्प्ट्स को देख के, कि मेरा जो ऑप्शनल था वो मुझे वेटनरी साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री का, वो काफ़ी वास्ट है। तो मैंने उस पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें, मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी क्वालिफाई थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार इसको फिर से रिविजिट करो ऑप्शनल को, तो आप डायग्राम्स ऐड करो, वो फ्लो चार्ट्स ऐड करो, उन चीज़ों पर मैंने बड़ा फोकस किया। तो ऑप्शनल का मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि एक डिवाइन एलिमेंट है एग्ज़ाम में, कि आपका एग्ज़ाम कब पास होगा, आप फुल एफर्ट दे के भी। आज भी मेरे साथ कुछ लोग हैं जो मुझसे अच्छी तैयारी में थे, उनका नहीं हुआ। लेकिन अब इस चीज़ में ये है कि आपको बार बार कॉन्टम्पलेट करना है, आपको रिविजिट करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। पर्टिकुलरली वो लोग जो UPSC और JKS के लिए, दोनों के लिए तैयारी करते हैं, आपको एक बार ही डिलीनेट करना पड़ेगा कि यार दोनों एग्जाम्स में सिलेबस ठीक एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा, लेकिन फ़र्क है। लाइक अगर हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फोकस है, जो आपको 3 साल का पेपर्स देख रहे हैं, तो 3 साल के पेपर्स में आपको ये समझ आ रही है कि कॉन्टीन्यूसली एक डिफाइंड पैटर्न है। ज्योग्राफी जैसे मैपिंग पे बहुत फोकस हो रहा है, जैसे हिस्ट्री से थीम्स हैं न्यू NCERTs, उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक। पॉलिटी से कॉन्टीन्यूसली। और जहाँ साइंस टेक की बात करते हैं, UPSC में एक अलग पैटर्न है, साइंस टेक वहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल का। यहाँ बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाती है 9th-10th की। तो इस चीज़ को ना आप प्रॉपरली एनालाइज करना है कि 3 साल के पेपर्स में, और मेंस की बात करें उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप मेंस का देखें, UPSC में कॉन्टीन्यूसली आप वहाँ ये देखते हो कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस किया जाता है, लेकिन पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे उस पर
ज़्यादा रिलाई करता था। इस साल मैंने ये चीज़ सोची कि ये एग्ज़ाम का जो पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ इकॉनमी में 4 क्वेश्चन आते हैं, सिक्योरिटी में 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्वायरमेंट में 4 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपको कॉन्टीन्यूसली फोकस इकॉनमी पे है। जैसे IRP इस साल बहुत फोकस था पिछले 3 सालों से, तो हिस्ट्री में GS1 में कॉन्टीन्यूसली फोकस रहा है एंशिएंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर पे, और ज्योग्राफी पे फोकस रहा है मेंस में। तो इन चीज़ों को आपको एक बारी पेपर्स को जो है ना, आप हम बोलते हैं कि एनालाइज करना, आपको डिलिनेट करना है प्रॉपरली कि एग्जामिनर किस चीज़ को कहाँ से टारगेट कर रहा है, और उन सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करना है। तो ये चीज़ें मुझे लगी कि ये मैंने इस टाइम थोड़ा सा इनको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, पर्टिकुलरली ऑप्शनल्स को मैंने ज़्यादा ये इस टाइम प्रायोरिटाइज मैंने किया था ऑप्शनल को। जी, बहुत शुक्रिया। जी रासिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस इम्तिहान का एक अहम मरहला मेंस का होता है, और आपने पहले ही अटेम्प्ट में इस इम्तिहान को क्रैक किया, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, और जो हमारे नाजरीन है, जो एस्पायरेंट्स है, उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा। देखिए कि जो मेंस एग्जामिनेशन में असल में देखा जाए, असली एग्जामिनेशन यही है। प्रीलिम्स आपको सिविल सर्वेंट बना नहीं सकता है, बट आपको सिविल सर्वेंट बनने से रोक सकता है। ये एक एंट्री गेट है जी। जब आप वो क्वालिफाई करते हो, अब एक्चुअल एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपके डिस्क्रिप्टिव, आप कैसे आंसर्स लिखते हो, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई कर लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि पहले ये चीज़ समझने के लिए हमें पहले डिफरेंस समझना है कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट करूँगा। तो सपोज एक टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। प्रीलिम्स में इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्रीलिम्स पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा आर्टिकल है जो इसके रिलेटेड है, कौन सा स्केड्यूल है जो इसके रिलेटेड है, कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट है जो इसके रिलेशन में है, और कौन कौन एंटी डिफेक्शन लॉ में हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और कौन है जो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, कौन मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। ये प्रीलिम्स हो गया। अब अगर हमें इसी टॉपिक पे मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, एक एग्जांपल आई फील ये होगा कि रिसेंटली वी हैव सीन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि कुछ लेजिस्लेटर्स ने कुछ स्टेट्स में इसका मिसयूज किया है, ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग के दौरान। इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्रिटिकली एग्जामिन एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। अब ये वाली जो नॉलेज है ये डायरेक्टली मुझे बेसिक एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत से नहीं मिलेगी जी। यहाँ पे मुझे अपनी स्किल्स जो होगी, जो बेसिक नॉलेज है वहां पे लिखा होगा कि कौन सा आर्टिकल है, कौन से केसेस है, कौन से एग्जाम्पल है। अब उस नॉलेज से मेंस का आंसर बनाना ये अपना स्किल है, और इसमें एक प्रोसेस है। ये आपको सीखना है कि मैं कैसे वेल प्रेजेंट करूं उस बेसिक नॉलेज को जो वहां पे अवेलेबल है, और उसको मेंस का आंसर मैं लिख सकता हूं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब प्रिपरेशन की इसकी बात आती है कि सपोज यूजुअली हम ये कंफ्यूजन में सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं कि क्या लक्ष्मीकांत से मेंस क्वालिफाई होगा। मैं ये कहूंगा कि नहीं हो सकता है, सिर्फ लक्ष्मीकांत से मेंस क्वालिफाई पढ़ने से ही क्वालिफाई नहीं हो सकता है। वो बुक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए जरूरी है, जो आप मिस नहीं कर सकते हो। बट जो मैंने अभी एक एग्जांपल ली किसी क्वेश्चन की, इसके लिए आपको वैल्यू एडिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको उन टॉपिक्स को वैल्यू एड करना पड़ेगा फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम मैगजीन्स, यहाँ जो मेन स्पेसिफिक नोट्स आ जाते हैं वेरियस कोचिंग मटेरियल्स के, आई फील इन माय ओपिनियन वो आपको रेफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन मेंस यू नीड बेटर इंट्रोडक्शंस, बेटर कंक्लूजन्स, वेल प्रेजेंटेशन, आपकी बॉडी के स्टडीज, ये ज्यादा जरूरी है जी। तो इसके लिए जो मैंने रेफर किया था वो है सुन्नी आईएएस की मेंस बुक्स। आई फील कि मुझे वो काफी हेल्पफुल रहे। जितनी भी कोचिंग्स है सबका मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चाहे आप किसी का भी जो मेंस स्पेसिफिक नोट्स होते हैं लाइक प्रहार बाय ओनली आईएएस, ये सारे बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जीएस में कुछ मेंस स्पेसिफिक बुक्स होते हैं जनरल स्टडीज की, जो आप यूजुअली प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हो, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस। ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इक्वल वेटेज कैरी करते हैं। अगर हम जाएंगे जो ऑन पेपर रूल है कि यूजुअली यूपीएससी में 4 क्वेश्चन हर एक से आएंगे, इन जीएस में, तो इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा होल्ड होना चाहिए। बिना ऑप्शनल के आपकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि 500 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है एंड वो सब्जेक्ट आपको प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है,
और वो सब्जेक्ट हर किसी का सेम नहीं है, जीएस तो सबका सेम है, मीन्स आपको उसको उस तरीके से पढ़ना है कि आप बाकियों से उसमें एज ले सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इन माय ओपिनियन OO जो फार्मूला है कि OO एंड EE मेंस क्वालिफाई करने के लिए ये जरूरी है। OO मीन्स ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, E मीन्स ऐसे पेपर एंड E इज एथिक्स पेपर। इन चारों को मिला के 1000 मार्क्स आपके बनते हैं। तो ये इन पे आपको बहुत ज्यादा होल्ड होना चाहिए, क्योंकि बाकी की GS 1, 2, 3 जो है वो यूजुअली हम साल भर पढ़ते हैं फॉर प्रीलिम्स, वैसा ही सारा सिलेबस है। वो चीजें शायद आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, बट इनको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक सजेशन है मेरी इसमें, आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस, जो अभी रासिक साहब ने कहा कि किसी भी कोचिंग सेंटर का मटेरियल उठा के मेंस ओरिएंटेड मटेरियल, तो हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स को। मैं ये कहूंगी, जैसे मैं अपनी बात करूंगी कि जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्वालिफाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ज्यादा मेंस के सब्जेक्ट्स पे होल्ड नहीं थी, तो बस सिवाय ऑप्शनल के, ऑप्शनल अच्छे से पढ़ी थी। तो उसके बाद आई डिड काइंड ऑफ सेम थिंग कि मैंने एक यूपीएससी टॉपर के नोट्स जो मार्केट में मिलते हैं, अमेजन पे मिलते हैं, वो उठा के वैल्यू ऐड किया अपने मटेरियल को। सो दैट वर्कड फॉर मी। एंड द अनदर पॉइंट आई वांट टू से इज कि जैसे आप कुछ भी लिखते हो मेंस में, लाइक जैसे अभी ये ताहिर साहब ने बोला कि आप फ्लो चार्ट्स बनाओ, आप डायग्राम्स बनाओ। मैंने क्या किया था, मैंने पेपर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए, और बहुत सारे लोग जो क्वालिफायर्स है दे विल अग्री विद दिस कि हम कुछ कुछ कंक्लूजन्स, कुछ कुछ इंट्रोडक्शंस बना के रखते हैं, जो कि हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वो हमें लगता है हर किसी पे फिट हो जाएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस पे, तो वो करके रख दिए, फ्लो चार्ट्स करके रख दिए, डायग्राम्स करके रख दी। जो जो पेपर जहां पता है मैप्स आएंगे, तो कुछ मैप्स इंडिया का कि 2 सेकंड में कैसे बने, 4 सेकंड में कैसे बने, वो प्रैक्टिस करी। तो दैट आई थिंक इल हेल्प्स इन मेंस। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो मेंस की तैयारी है ना, ये बड़ी होलिस्टिक तैयारी होनी चाहिए। आपको, आपके पास रेफरेंस है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक तो सिलेबस। आप एक बारी सिलेबस का एक पॉइंट देख लीजिए। सपोज सिलेबस में कोई भी चीज़ लिखी हुई है कि अब मैं एथिक्स की एग्जांपल लूँगा, एटीट्यूड, ठीक, एटीट्यूड के आप जब आपने देखा, इसको ऊपर मार्क किया कि ये सिलेबस में है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए, आप देखिए कि इस टॉपिक पे कौन कौन सा अभी तक क्वेश्चन आया है जी। उस हिसाब से आप अपने नोट तैयार कीजिए, और नोट बड़े शॉर्ट होने चाहिए, वो लंबा लंबा नहीं निकला है, जितने 7 मिनट में आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप लिख पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये सारा प्रिपेयर किया ना, तो आप प्लेन पेज पे ये कर रहे हो, जब भी कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आएगी, आपके पास कोई भी न्यूज़ आई एटीट्यूड के रिगार्डिंग या एप्टीट्यूड रिगार्डिंग, आपने देखा कि कोई नई एग्जांपल आया, आप वो ऐड ऑन कर सकते हो इस पे। तो मेरे लिए मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आपने नोट कॉन्टिन्यूसली बनाए हैं, क्रिस्प नोट बनाए हैं, ताकि आप लास्ट मिनट में उनको रिवाइज भी कर पाएँ। और पर्टिकुलरली अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में आ रहे हैं, तो वो आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो भी सपोज आप कोई, जो भी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं या केएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली आपको ऐड ऑन करते रहना है, ताकि आप फिर ये बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे कल को एग्जाम में। जी जी रासिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इसका जो आखिरी मरहला होता है वो इंटरव्यू का होता है, और बहुत सारे एस्पायरेंट जो है वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करते हैं, मेंस भी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन इस फेज से वो डरते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरव्यू में वहाँ क्या पूछा जाता है, और इस मरहले के लिए किस तरह से एस्पायरेंट जो है वो प्रिपरेशन करें। देखिए, जो इंटरव्यू है, लास्ट स्टेज जो है, ये जितना नॉलेज का टेस्ट है, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। पर्सनालिटी का टेस्ट है। बाय पर्सनालिटी टेस्ट आई मीन कि आपको पहले इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जी, जिसमें आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपकी क्या ऑक्यूपेशन है फादर की, आपकी हॉबीज़ क्या है, ऑप्शनल सारी डिटेल्स उसमें भरी जाती है। तो जब आपका इंटरव्यू होता है, वो ये है कि आपने जो कुछ उसमें लिखा है, जो कोई चीज़ आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड है, उस पे, उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। सपोज अगर मैं कुपवारा से हूं, तो मुझे कुपवारा की ज्योग्राफी, मुझे वहाँ की इकोनॉमी, मुझे वहाँ की जो सोशल स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ पे मुझे होल्ड होना चाहिए। वहाँ के इश्यूज़ क्या है, कैसे हम वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा ऑप्शनल है, उसको प्रॉपर डिटेल में मुझे पता होना चाहिए। मेरी हॉबीज, सपोज मैंने वहाँ पे अपनी हॉबीज में इंटरेस्ट में लिखा था कि फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन सिर्फ फॉरेन पॉलिसी पे थे। तो ये सारी चीजें मुझे पढ़नी है, और इसकी तैयारी
मेंस के बाद नहीं होती है जी। कुछ लोगों को जब जिनका पहली दिन ही इंटरव्यू होता है उनको 5 दिन मिलते हैं इंटरव्यू के लिए, तो 5 दिन में क्या तैयारी होगी? वो तैयारी अभी से हो रही है। जब आप प्रिपरेशन में होते हो, आपका क्या बिहेवियर है और आपका ओपिनियन क्या है कुछ चीजों को लेके, वहां आपसे ये नहीं पूछेंगे कि यूसीसी का कौन सा आर्टिकल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां आपसे ये पूछेंगे कि डू यू फील यूसीसी शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आपका जो ओपिनियन है, व्हाट इज यूर टेक, नॉट द टेक ऑफ किसी ऑथर का या किसी भी पर्सनालिटी का। तो ये चीजें नहीं पूछते, जो आपका ओपिनियन है तमाम सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे क्या ओपिनियन है, वो आपका क्या ओपिनियन है वो आपको वहां पर रखना है। अब यहाँ पे एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड कि अब आपका क्या सच में जो ओपिनियन है वो आपको वहां पे बोलना है। ठीक है, मे बी मेरा ओपिनियन जो है वो वहां पे ये होता है कि बीइंग इन सिविल सर्वेंट, ठीक है, आपके पहले क्या प्रिपरेशन के पहले क्या चीजों की ओपिनियन होंगे, उसमें आपको अपनी लिबर्टी है, ओपिनियन रखना कोई इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहूंगा कि एवरीवन शुड हैव द मोनोलिथिक ओपिनियन अबाउट एवरी इशू इन आवर कंट्री, बट सिंस अब जब आप सिविल सर्वेंट की सर्विस की तैयारी करते हो, जब उनको पता होता है कि अभी इंटरव्यू चल रहा है, आफ्टर 1 or 2 months ये बंदा किसी चेयर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर पे होगा, तो ये इंसान ही और शी शुड बी रैशनल, ऑब्जेक्टिव, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो एनवायरमेंट, प्रो ह्यूमैनिटी, ठीक है, प्रो लिबर्टी, प्रो इक्वलिटी, प्रो इक्विटी। मीन्स ये आप कर ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट अफोर्ड व्हाइल बीइंग एन सिविल सर्वेंट कि आपके माइंड में किसी भी किस्म का इनइक्वलिटी या रेसिज्म का कोई भी आइडिया आप अपने दोगे अपने माइंड में। तो आप कोई भी ओपिनियन रख सकते हो, इट शुड बी वेल बैलेंस्ड, ऑब्जेक्टिव, रैशनल, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जी नादिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप यहाँ से जॉब भी कर रही थी और साथ साथ में आप प्रिपरेशन भी कर रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दोनों में आपने बैलेंस कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से वो जॉब कर रहे होंगे शायद उसके बाद ये मुमकिन नहीं है। मैं बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, जो आपने अभी इंटरव्यू पे पूछा, वक्त की कमी हमें मुख्तसर बता दीजिए। हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि आप कोई भी जवाब जब इंटरव्यू में देते हैं तो आपको मतलब अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी होगी, यू कैन बैक इट विद डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपको विमेन रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग यू शुड ऑलवेज बी लाइक यस सर 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ विमेन, देन आंसर। सो दिस वाज माय पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन व्हाट यू जस्ट आस्क्ड इज कि हाउ डिड आई प्रिपेयर इवन व्हाइल बीइंग इन द जॉब। तो बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर हम बाइफर्केट करेंगे, यस फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर स्टिंग एट होम, जो घर पे बैठे हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाई करनी है, और जो सुबह निकलते हैं जॉब पे जाते हैं एंड देन दे हैव टू प्रिपेयर एज वेल, यस इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर देम, उनके लिए मुश्किल तो है। पर हाँ, पर मैं हमेशा कहती हूँ जो भी मुझसे पूछता है कि लेकिन उनका क्या रहे ड्राइविंग फोर्स की, लाइक उनको हर दिन क्या चीज मोटिवेट करे कि वो घर जाके पढ़ें। फिर वो ये है कि दे शुड द रीजन दैट व्हाई यू वांट टू डू it, why you are preparing for civil services should be very strong, their reason should be very strong। तो उनके लिए ये मैं कहूंगी कि आपके लिए सिर्फ जो एक कुंजी है, जो पॉइंट है कि आपको हर दिन पढ़ना है। हालांकि आपको हर दिन पढ़ना है, आप भले ही आपका दिन बहुत थका हुआ हो, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको वो 1 ही घंटा देना है, बट आपको देना है ताकि आपको लगे आप रेस में हो। तो आप घर जाकर हर दिन ये शेड्यूल बनाए, आप 4 घंटे हर दिन पढ़ें, ठीक है। लेकिन जो आपको संडेज मिलती हैं या जो हॉलीडेज मिलती हैं उसमें आप पूरा दिन यूटिलाइज करें। तो 4 आवर्स अगर आप 1 साल के लिए कंटिन्यूस पढ़ेंगे और बाकी छुट्टी के दिनों पूरा दिन पढ़ेंगे, आई थिंक दे विल बी फार अहेड देन नॉट स्टार्टिंग एट ऑल। सो जी ताहिर साहब, मुख्तसर मुझे आप बता दीजिए कि आपने 3 मरतबा JKS का इम्तिहान दिया और 2 मरतबा आप ड्रॉप हुए, तो बहुत सारे लोगों के हौसले जो वो पस्त हो जाते हैं अगर उनके साथ ऐसा होता है। आपने अपने आप को किस तरह से मोटिवेटेड रखा, और अगर इस बार भी आपका ये इम्तिहान क्रैक नहीं होता तो आपका माइंडसेट क्या होता? इससे आने से पहले मैं एक शेर मुझे अक्सर याद आता है, जब प्रिपरेशन के टाइम में थे, तो मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर तू डूब गया है तो दूर निकलेगा। ये जो जर्नी है ये सबके लिए सेम है, मतलब जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी कॉन्टिन्यूसली जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, इनफैक्ट मेंस में भी ड्रॉप होते हैं, जब ये 2-3 अटेम्प्ट होते हैं, फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एम्बिवैलेंस रहती है कि आपको छोड़ना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इस टाइम पे मेरे काफ़ी दोस्त थे साथ में जो इवन सिलेक्टेड भी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ फ्रेंड्स थे जो फ्रेटर्निटी के बाहर थे, पर्टिकुलरली फैमिली ने बहुत, फादर ने, मदर ने, ब्रदर, हर कोई ये
मतलब कहीं ना कहीं हर कोई इंसान ये कोशिश कर रहा था कि नहीं आप कर सकते हो, जस्ट बी देयर। तो इस साल मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं थी कि लास्ट ईयर मेरी अपॉइंटमेंट भी हुई थी, तो मैंने सोचा था कि अगर इस बार नहीं होगा तो देखेंगे, मतलब मैंने अभी सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन दो बार जब नहीं हुआ, लास्ट टाइम जब नहीं हुआ, तो देन आई थॉट कि नहीं एक बार ही अच्छे से कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 2-3 बार नहीं हो रहा है तो हम अल्टरनेटिव जो भी हमारे पास हैं, अल्टरनेट चॉइसेस, उनको अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन, देखिए जो इंसान इसमें इन्वेस्ट टाइम करता है ना, वो उसको बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो वो इसको ईजिली नहीं छोड़ पाता है। लेकिन उसके लिए बेटर है कि अगर 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद नहीं हो पाया तो जो अल्टरनेट करियर ऑप्शंस हैं, आपके पास एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है हाँ, और पर्टिकुलरली जो है एक स्टेट है बड़ा इमोशनल वो रहता है, एक ट्रॉमेटिक इमोशनल फेज रहता है जब आप नहीं हो पाते हो। लेकिन फिर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को कलेक्ट करता है, सपोर्ट, एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, तो लोग सपोर्ट करते हैं, दोस्त सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करते हैं, एंड फाइनली आप ये सोचते चलो एक बार इस अच्छे से फिर से कोशिश करते हैं। तो वही मैंने भी किया। जी, मैं अपना इसमें ऐड कर सकता हूँ। ताहिर साहब कहते हैं कि अगर इंसान के पास हिम्मत हो, जोश हो, जज्बा हो कुछ करने का, मंजिल कितनी भी दूर हो लेकिन मंजिल नामुमकिन नहीं होती है। जैसे शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अज़्म रासिक ज़ोक़े कामिल अमल पैहम की कसम, ये ख्याल खाम है तेरा कि मंजिल दूर है। जी बता दीजिए। जी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहली चीज़, इस एग्ज़ाम को दिल पे ना ले। हाँ। और इसको ना हमें वो मैटर ऑफ ईगो नहीं बनाना चाहिए कि जैसे हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल अभी हमारे सामने ताहिर डॉक्टर साहब है कि इन्होंने ये पहली अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पूछे, मीन्स इनको ये पता था कि मेरी प्रिपरेशन जो है मैं सीधे रास्ते पे हूँ, क्योंकि इंटरव्यू तक कोई गया मीन्स मैंने क्वालिफाई किया, वो उस एग्जाम पे उसकी पकड़ है। बट फिर भी इसने इसको ईगो नहीं बनाया, इसने सेकंड अटेम्प्ट के बाद दूसरी सर्विस के लिए वेटरनरी सर्जन का एग्जाम दिया और ये क्वालिफाई कर गए। तो इसको हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि सिर्फ सिविल सर्विस ही दुनिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने हमें सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है उतने हमें सपोर्ट्स पर्सनालिटीज की भी जरूरत है, उतने अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। तो कोई भी काम हम करेंगे, एक ट्रेंड, वो हर्ड मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए। अभी रिजल्ट आया सबको उठाओ, ना इंटरेस्ट है नहीं है, घर वाले कोचिंग में भेज रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खासकर सिविल सर्विस का जो डिसीजन है ये बिल्कुल मैच्योर एंड कैलकुलेटेड डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारे और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं एक इंसान के। एंड तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पेरेंट से, तमाम लोगों से कि जस्ट बिकॉज अभी रिजल्ट आया, अब अननेसेसरली अपने बच्चों को कहोगे नहीं आपको ही सिविल सर्वेंट बनना, इवन तो उसका इंटरेस्ट वहां पे नहीं है, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कहते हैं ना कि शायर मशरिकी फरमाते हैं कि अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मुकामाते आहो फुगा और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नाज़रीन, आपने ये वक़्त निकाला, मसरूफियात के बावजूद हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सिविल सर्विस के हवाले से, और ये JKAS क्वालिफायर जो है ये JKAS एस्पिरेंट्स के लिए रहबरी और रहनुमाई फराहम कर रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये शुमारा पसंद आया होगा। यूथ फोरम के अगले शुमारे में हम किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। डैडी की गुड़िया दिल में बसी सबके, इस घर की